Hello friends, welcome to Study where we talk about electrical and electronics. Keep updating yourself by subscribing the channel. Now resistance, inductance, capacitance series circuit, or we can call it RLC series circuit. So this is the circuit diagram. इसमें रेजिस्टेंस R, इंडक्टेंस L और कैपेसिटेंस C सीरीज में अटैच कर दिए, उसके अक्रॉस वोल्टेज V अप्लाई कर दिया and voltage across R is VR, voltage across L is VL, voltage across C is VC. अब मैं क्या करूँगा, इसका फेज़र डायग्राम बनाता हूँ. करंट I आपको पता ही है, सीरीज़ में सेम रहेगा. तो सबसे पहले रेफरेंस में करंट I, ये एक रेफरेंस फेज़र बना दिया करंट I का. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, रेजिस्टेंस R, इसका VR जो वोल्टेज है इसका फेज़र बनाएंगे हम, जो कि सेम फेज़ में होगा करंट I के. तो ये VR ड्रॉ कर दिया. नेक्स्ट इज़ इंडक्टेंस L, इसका VL जो वोल्टेज है वो लीड करेगा विद रिस्पेक्ट टू करंट. तो ये 90 डिग्री पे VL ड्रॉ कर दिया. नाउ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस क्या होता है, लैग करेगा बाय 90 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू करंट I. तो VC हमने डाउनवर्ड बना दिया. ओके, अब यहाँ पे VL और VC फेज़ अपोजिशन में है, तो इन दोनों का पहले हम रिजल्टेंट बनाएंगे. एंड लेट्स एज्यूम VL इज़ ग्रेटर देन VC. सो जितनी लेंथ है VC की, मैं उतनी ही लेंथ माइनस कर देता हूँ VL में से, तो मुझे इन दोनों का रिजल्टेंट मिल जाएगा, दैट इज़ VL माइनस VC. तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया VL माइनस VC. ठीक, अब VL माइनस VC और VR बचे, तो इन दोनों का रिजल्टेंट बनाएंगे. तो मेक अ पैरेललोग्राम एंड आफ्टर दैट you draw the resultant like this. It is voltage V. So in this way you draw the phasor diagram of series RLC circuit. Okay. अच्छा, करंट I तो कांस्टेंट है और VR भी सेम फेज़ में है, तो जो पूरे सर्किट पे इफ़ेक्ट होगा वो या तो इंडक्टिव होगा या कैपेसिटिव होगा, और वो डिपेंड करता है कि कौन सी वोल्टेज ज़्यादा है, VL ज़्यादा है या VC. अगर VL ज़्यादा है तो इंडक्टिव इफ़ेक्ट होगा, VC ज़्यादा है तो कैपेसिटिव इफ़ेक्ट होगा. Okay, so let's do the analysis for this circuit. From the phasor diagram, what we have, V square equals to VR square plus VL minus VC का whole square. This equals to IR whole square plus IXL minus IXC का whole square. So I can take I square as common. So this equals to I square in bracket R square plus in bracket XL minus XC का whole square, bracket close. From here we get V equals to I under root R square plus XL minus XC का whole square. This gives you V equals to IZ, where Z is under root R square plus XL minus XC का whole square, and you know Z is the impedance of this circuit. Now phase angle, how will you find the phase angle? By using the tan function. So tan phi equals to, perpendicular is VL minus VC divided by base, which is VR. This equals to IXL minus IXC divided by IR equals to XL minus XC upon R. I कॉमन आएगा तो वो कैंसिल हो जाएगा. So from here we get phi equals to tan inverse XL minus XC upon R. और इस एक्सप्रेशन में देखो, अब XL माइनस XC है, तो अगर XL ज़्यादा होगा तो phi हमें पॉजिटिव मिलेगा, XC ज़्यादा होगा तो phi नेगेटिव मिलेगा. क्लियर? और phi एंगल आपको पता ही है, वोल्टेज V एंड करंट I के बीच में जो एंगल होता है वो फेज एंगल phi होता है. नाउ फ्रॉम दिस फेजर डायग्राम वी कैन ऑल्सो फाइंड cos phi, विच इज़ R अपॉन Z इक्वल्स टू R डिवाइडेड बाई अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर. राइट, और यहाँ पे जब पावर कैलकुलेट करेंगे तो एवरेज पावर सेम वैल्यू आएगी जैसे हमने इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए फाइंड करी थी, दैट इज़ P इक्वल्स टू VI cos phi. ओके, वेयर स्मॉल v इज़ Vm sin ओमेगा t, स्मॉल I इज़ Im sin ओमेगा t प्लस माइनस phi. सेम एक्सप्रेशन से दोनों की, इन्हीं एक्सप्रेशंस को यूज़ करके हमने एवरेज पावर फाइंड किया था, P इक्वल्स टू VI cos phi. नाउ अभी आपने फेज एंगल जब फाइंड किया था उसमें XL माइनस XC एक टर्म आई थी. ठीक है, इस डिफरेंस को हम बोलते हैं रिएक्टेंस X, एंड इट इज़ डिफाइंड एज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस. ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस कॉजेज द करंट टू लैग बिहाइंड द अप्लाइड वोल्टेज. फेजर में देखोगे तो करंट लैग करता है अप्लाइड वोल्टेज से,
जबकि कैपेसिटिव रिएक्टेंस कॉजेज द करंट टू लीड द वोल्टेज। ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस के केस में करंट लीड करता है वोल्टेज से। ठीक, तो जब भी किसी भी सर्किट में इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस दोनों सीरीज़ में कनेक्ट होते हैं तो उनके इफ़ेक्ट्स न्यूट्रलाइज हो जाते हैं आपस में, और उसके कंबाइंड इफेक्ट को देखोगे तो वो डिफरेंस आता है, राइट। और इसी कंबाइंड इफेक्ट को हम बोलते हैं रिएक्टेंस। तो अगर जब भी किसी सर्किट में इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों सीरीज़ में कनेक्ट हैं तो उनके इफ़ेक्ट्स न्यूट्रलाइज हो जाते हैं आपस में, और कंबाइंड इफेक्ट जो होता है उनका वो डिफरेंस होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड इंडक्टिव कैपेसिटेंस, राइट। और इसी कंबाइंड इफेक्ट को हम बोलते हैं रिएक्टेंस एक्स। इसको फाइंड कर सकते हैं x इक्वल्स टू XL माइनस XC। ओके, नाउ इट हैज़ 3 केसेस। फर्स्ट केस इज़ व्हेन XL इक्वल्स टू XC। तो इस केस में क्या होगा, x इक्वल्स टू 0 होगा, दैट मीन्स सर्किट विल बिहेव एज प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। ठीक है, और फेज एंगल फाई 0 होगा। नाउ सेकंड केस व्हेन XL इज़ ग्रेटर देन XC। ठीक, तो x क्या होगा यहाँ पे, पॉजिटिव होगा। सर्किट कैसे बिहेव करेगा, इंडक्टिव। क्यों, क्योंकि XL ज़्यादा है, और फेज एंगल भी पॉजिटिव होगा। नाउ केस 3 इज़ व्हेन XL इज़ लेस देन XC। तो x क्या होगा यहाँ पे, नेगेटिव होगा। सर्किट कैसे बिहेव करेगा अब, कैपेसिटिव, और फेज एंगल भी क्या होगा, नेगेटिव, राइट। बिफोर स्टार्टिंग टू सॉल्व दी क्वेश्चंस, लेट्स अंडरस्टैंड दिस ट्रिक। अगर आप कंफ्यूज होते हो कि इंडक्टर के केस में करंट लैगिंग है या लीडिंग है, या वोल्टेज लैगिंग है या लीडिंग है, या कैपेसिटर के केस में भी आप कंफ्यूज हो रहे हो कि करंट लीडिंग है या लैगिंग है, ओके। सो हियर इज़ द ट्रिक। Remember the word civil. Here C stands for capacitor, I stands for current, V stands for voltage, and L stands for inductor. Now, जब आप मूव करते हो लेफ़्ट से राइट की तरफ तो आप उसको कंसिडर करोगे लीडिंग केस। कैसे, C stands for capacitor. कैपेसिटर के केस में करंट I is leading to voltage V. ओके, सिमिलरली इंडक्टर के केस में voltage V is leading to current I, right? Now, if I am moving from right to left, now L is inductance. Now, in case of this inductance, current I is lagging behind voltage V. Similarly, in case of capacitance, voltage V is lagging behind current I, right? Now, question is, a series RLC circuit consists of a 100 ohm resistor, an inductor of 0.318 Henry, and capacitor of unknown value. When the circuit is energized by 230 root 2 sin omega t volt supply, the current was found to be I equals to 2.3 root 2 sin omega t amperes. Find क्या करना है, value of the capacitor, voltage across the inductor, total power consumed. Assume omega equals to 314.5. Okay, so first write whatever the values are given in the question. So here R is 100 ohm, L is 0.318 Henry, supply voltage V equals to 230 root 2 sin omega t, current I equals to 2.3 root 2 sin omega t, and omega equals to 314.5. Okay. So clearly it is mentioned a series RLC circuit. So we draw the series RLC circuit, and in the question we have the capacitor of unknown value. So let's the value of capacitor be C, and R is 100, L is 0.318 Henry. So first find the inductive reactance and capacitive reactance. So XL equals to omega L equals to 314.5 into 0.318 equals to 100 ohm. XC equals to 1 upon omega C equals to 1 upon 314.5 into C. Now here Vm is given as 230 root 2 and Im is given as 2.3 root 2. So second step क्या होगा हमारा, impedance find करने का. So Z equals to Vm upon Im equals to 230 root 2 divided by 2.3 root 2 equals to 100 ohm. Next is what, series RLC में जब हमने एनालिसिस करी थी तो फेजर डायग्राम से हमने ड्राइव किया था Z स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर. तो सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे यहाँ पे हम, 100 स्क्वायर
इक्वल्स टू 100 स्क्वायर प्लस 100 माइनस XC का होल स्क्वायर. So this gives you XC equals to 100 ohm, and we have also found XC equals to 1 upon 314.5 into C. So this equals to 100 and C equals to 1 upon 314.5 into 100 equals to 31.8 microfarad. Now voltage across the inductor is what? VL equals to I into XL. This gives you IM upon root 2 into XL, right? So VL equals to 2.3 root 2 divided by root 2 into 100. This equals to 230 volts. So total power consumed is given as P equals to VI cos phi. Cos phi equals to R by Z. This equals to 100 by 100 equals to 1. So we get P equals to Vm by root 2 into Im by root 2 into 1 equals to 230 root 2 upon root 2 into 2.3 root 2 upon root 2 equals to 529 watts. All right. Next question is, a coil of resistance 12 ohm and inductance 0.05 Henry, a non-inductive resistance of 20 ohm and a loss-free 40 microfarad capacitor are connected in series across 240 volt 50 hertz supply. Calculate the voltage across coil and voltage across capacitor. Second, power factor of the circuit. Third, power consumed in the circuit. तो पहले तो क्वेश्चन में चेक करो क्या गिवन है. कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम एंड इंडक्टेंस 0.05 हेनरी. ठीक है, यानी एक कॉइल है. कॉइल में आपको याद होगा इंडक्टर है तो रेजिस्टर भी साथ में अटैच होगा. तो कॉइल के लिए हमारे पास R1 की वैल्यू 12 ओम हो जाएगी, L की वैल्यू 0.05 हेनरी हो जाएगी. नेक्स्ट देखो, नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस दिया है 20 ओम का. दैट मीन्स प्योरली रेजिस्टर है. सो R2 की वैल्यू हम ले लेंगे 20 ओम. एंड लॉस फ्री कैपेसिटर 40 माइक्रोफेराड का गिवन है. तो C क्या हो जाएगा 40 इंटू 10 की पावर माइनस 6 फेराड. ठीक. सप्लाई वोल्टेज दिए 240 वोल्ट्स एंड फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज. सो लेट्स ड्रॉ द सर्किट डायग्राम. ये सर्किट डायग्राम होगा जिसमें कॉइल में R1 ये है, L ये है, R2 ये हो जाएगा और कैपेसिटर C ये हो जाएगा. ठीक. नाउ सप्लाई वोल्टेज मेंशन कर दी 240 वोल्ट्स, सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज और करंट एज्यूम कर लिया I फ्लो हो रहा है इस सर्किट में. ठीक. तो पहला स्टेप है रेजिस्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव कैपेसिटेंस, ये तीनों फाइंड कर लो. सो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट क्या है? R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 इक्वल्स टू 12 प्लस 20 इक्वल्स टू 32 ओम. देन इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा? XL इक्वल्स टू ओमेगा L इक्वल्स टू 2 पाई F इंटू L इक्वल्स टू 2 पाई इंटू 50 इंटू 0.05 equals to 15.708 ohms. Then inductive capacitance is XC equals to 1 upon omega C equals to 1 upon 2 pi FC equals to 1 upon 2 pi into 50 into 40 into 10 की power minus 6 equals to 79.58 ohms. अब चेक करो XL और XC की वैल्यू. यहाँ पे XC is greater than XL. Therefore, cos phi is leading. Now, next step is to apply the impedance formula, that is Z square equals to R square plus XC minus XL का whole square. XC minus XL क्यों लिया? क्योंकि कैपेसिटिव इफेक्ट ज़्यादा है यहाँ पे. So this equals to 32 square plus 79.58 minus 15.708 whole square equals to 5103.63. Taking under root, we get Z equals to 71.43 ohms. Now using the Ohm's law, V equals to IZ, 240 equals to I into 71.43. This gives you current I equals to 3.36 ampere. Now first part is asking voltage across the coil and voltage across the capacitor. तो coil के across voltage find करने का मतलब है मुझे पहले उसका impedance चाहिए coil का. तो I will find Z coil equals to under root R1 square plus XL square equals to under root 12 square plus 15.708 square equals to 19.767 ohm. अब वोल्टेज अक्रॉस कॉइल निकालना है. दिस इक्वल्स टू I इंटू Z कॉइल इक्वल्स टू 3.36 इंटू 19.767 इक्वल्स टू
66.42 volts. Then voltage across capacitor is Vc equals to I into Xc equals to 3.36 into 79.58 equals to 267.4 volts. Now second part is power factor of the circuit. So cos phi equals to R upon Z equals to 32 divided by 71.43 equals to 0.448 leading. Why? Xc is greater than XL. Third is power consumed in the circuit. So P equals to Vi cos phi. This equals to 240 into 3.36 into 0.448 equals to 361 watts. Okay. Thank you for watching. You may spread the knowledge by sharing the link. And for more updates, please subscribe the channel.